गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार सभी लोगों को। क्लास शुरू हो गई है आपकी। जी। गुड मॉर्निंग राधा, शबनम, बबली, आशीष, अरविंद, प्रशंसा। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जी बिल्कुल अच्छा हूँ। चलें क्लास शुरू करें। गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। ठीक है। जी मैं बिल्कुल अच्छा हूँ, आप सभी भी अच्छे होंगे उम्मीद करता हूँ। चलें। सो हमारी कक्षा चल रही है जीव विज्ञान की। और आए हम इसमें बात करते हैं। कल मैंने विषाणुओं पर छोड़ा था आपको, और वहीं से आगे मैं ले चल रहा हूं। ठीक है। जी तबीयत ठीक है, थोड़ी ठंड का असर है, और कुछ नहीं। ठीक है। चले, तो बात करते हैं विषाणु के प्रकार की, है ना। विषाणुओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ वायरसेस। तो इसमें आपको याद क्या रखना है, आपको याद रखना है कि विषाणु जो होते हैं। जी मैं जब क्लासिफिकेशन में आऊंगा, चंचल, क्लासिफिकेशन में आऊंगा तब आपको प्रॉपरली विषाणु के विषय में, सॉरी, प्रोटिस्टा के विषय में और चीजें भी करेंगे हम लोग। लेकिन अभी फिलहाल इससे आगे चलते हैं क्योंकि हमें सेल वाले चैप्टर में एंटर करना है। ठीक है। चले, विषाणुओं के प्रकार। तो इसमें विषाणुओं के प्रकार में देखिए आपको बात करनी है पहले, सबसे पहले पादप विषाणु। पादप विषाणु, या फिर आप जिसको प्लांट वायरसेस बोलते हैं। अब डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले तो आपको बताऊं कि प्लांट वायरसेस जो है, इनमें मुख्य रूप से जो आते हैं उदाहरण, उसमें से एक उदाहरण ऐसा है जो वायरस सबसे पहले ढूंढा गया था। ठीक है। उस वायरस का नाम है टीएमवी। टीएमवी, इसको बोलते हैं टोबैको मोजैक वायरस। ठीक है। ये वो वायरस है जो सर्वप्रथम ढूंढा गया विषाणु या वायरस, है ना। जो वायरस सबसे पहले ढूंढा गया, या वायरस के बारे में जो जानकारी मिली सबसे पहले, वो इस वाले वायरस के बारे में जानकारी मिली थी, जिसको टीएमवी या टोबैको मोजाइक वायरस बोलते हैं। बस जितना बोर्ड पर आपको लिखा दिख रहा है दीपक, उतना ही कुछ लिखा हुआ है। ठीक है। तो टीएमवी वायरस जो है, टोबैको मोजाइक वायरस जो है, इसके लिए आपको ये जानना है कि ये तंबाकू के पौधे पर अटैक करता है। और तंबाकू के पौधे पर अटैक करने से उसकी पत्तियां जो होती हैं वो कुंडलित यानी कर्ल्ड हो जाती हैं। ठीक है। उसकी पत्तियां क्या हो जाती हैं, कर्ल्ड हो जाती हैं। उसकी पत्तियां जो है वो बिल्कुल इस तरीके से मुड़ जाती हैं और पीली पड़ जाती हैं। तो वो इस वायरस की वजह से होता है। हालांकि मैं बताऊं, जैसा किसने लिखा, सोनाली ने लिखा, ठीक है, माउथ कैंसर। तो तंबाकू की वजह से माउथ कैंसर होता है, क्योंकि तंबाकू में जो है, अगर ये वायरस न भी अटैक करे तो तंबाकू में ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनको हम विशेष रूप से कैंसर कारक केमिकल या फिर कार्सिनोजेन बोलते हैं। उनकी वजह से कैंसर होता है। ठीक है। उनकी वजह से कैंसर होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। आवाज ठीक आ रही है।
अभी ठीक है आवाज? चले, तो इस पादप विषाणु में विशेषता क्या है कि इस प्रकार के जो विषाणु होते हैं इनका न्यूक्लिक एसिड है ना, इन विषाणुओं में विषाणुओं का न्यूक्लिक अम्ल, इन विषाणुओं का न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है? इनका न्यूक्लिक अम्ल जो होता है वो आरएनए होता है। इनका न्यूक्लिक अम्ल कैसा होता है? इनका न्यूक्लिक अम्ल जो है, ठीक है, इनका न्यूक्लिक अम्ल जो है वो आरएनए होता है। ठीक है, और इसके मतलब हम न्यूक्लिक एसिड के बेसिस पर ही इनको जो है वो डिफरेंशिएट कर सकते हैं, इनको भिन्न कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल लिख सकते हैं। उदाहरण के लिए, उदाहरण जो है हमारे पास वो हो सकता है टीएमवी यानी कि टोबैको मोज़ेक वायरस, उधर लिखा है। और एक लिख रहा हूं मैं वाईएमवी, वाईएमवी इसको बोलते हैं येलो मोज़ेक वायरस। इसको बोलते हैं क्या? येलो मोज़ेक वायरस। ठीक है, ये पादप वायरस के या प्लांट वायरसेस के जो है वो उदाहरण है। ये प्लांट वायरसेस के जो है वो उदाहरण है। ठीक है, क्लियर रहेगा आपको? अब आइए दूसरा देखते हैं। इसको जंतु विषाणु बोलते हैं या इसको एनिमल वायरस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जंतु विषाणु या एनिमल वायरस। इस विषाणु में अगर हम न्यूक्लिक अम्ल की बात करेंगे तो यहां पर जो न्यूक्लिक अम्ल मिलेगा, ठीक है, जंतु विषाणु में जो न्यूक्लिक अम्ल मिलेगा वो क्या होगा? ज्यादातर डीएनए होगा, लेकिन कभी कभी आरएनए भी पाया जाता है ना। इन विषाणुओं का न्यूक्लिक अम्ल ज्यादातर डीएनए होता है, ज्यादातर डीएनए होता है, परंतु परंतु कभी कभी आरएनए भी होता है। अभी आप देखिए, हम लोगों ने एक बहुत बड़े पैंडेमिक, एक बहुत बड़ी महामारी को झेला। ये महामारी थी कोविड की, और इसका जो वायरस था वो वायरस ऐसा था जिसका डीएनए कैसा था, जिसका जो न्यूक्लिक एसिड था वो क्या था? आरएनए था। ठीक है, उसका न्यूक्लिक एसिड क्या था? आरएनए था। तो आप लिख सकते हैं कोविड 19 वायरस का, कोविड 19 वायरस का न्यूक्लिक अम्ल क्या था? आरएनए था। ठीक है, ये आप ध्यान में रखेंगे कि कोविड 19 जो था वो आरएनए था। ठीक है, येलो मोज़ेक वायरस भी जो है ये टोबैको के प्लांट पर ही, ये टोबैको के प्लांट पर ही अटैक करता है। ठीक है, किस पर अटैक करता है? टोबैको के प्लांट पर ही अटैक करता है येलो मोज़ेक वायरस भी। और टीएमवी भी टोबैको, चूंकि टीएमवी सबसे पहले ढूंढा गया था इसलिए शुरुआत में इसको टोबैको मोज़ेक वायरस बोला गया। बाद में जो येलो मोज़ेक वायरस आया इसने पूरे तने और पत्तियों को पीला करना शुरू कर दिया, तो इसको नाम दिया गया येलो मोज़ेक वायरस का। ठीक है जी, इस वायरस को, जो कोविड का वायरस है, इसको हम कोविड 19 वायरस जो है वो इसलिए कहते हैं क्योंकि
इसलिए कहते हैं क्योंकि इस वायरस की जो खोज हुई थी, या ये वायरस जब ज्ञात हुआ था, जब हमारी जानकारी में आया था, तो वो 2019 का वर्ष था। ठीक है, 2019 वर्ष के दिसंबर महीने में जो है इस वायरस को के बारे में हमें जानकारी मिली थी। चीन में सर्वप्रथम इस वायरस के होने की जो है वो जानकारी सबसे पहले मिली थी, तो इसीलिए इसको जो है वो कोविड-19 वायरस जो है वो कहा जाता है। एनिमल में इसलिए है बबली, क्योंकि आप जाने इसको कि ये वायरस एक तो आया कहां से, ये वायरस आया चमगादड़ से। कोविड-19 वायरस जो आया, कोविड-19 वायरस जो आया, ये कहां से आया? इसको सर्वप्रथम इसे सर्वप्रथम चमगादड़ यानी कि बैट में पाया गया। बैट के सलाइवा यानी कि लार में पाया गया। ठीक है, लेकिन ये बैट में चमगादड़ को नुकसान नहीं पहुंचाता है। ये नुकसान किसको पहुंचाता है? ये नुकसान पहुंचाता है ह्यूमन को। मोजैक का मतलब होता है चित्ती चित्ती, चित्तीदार कुछ चीज बना देना, है ना। जैसे कि ये तना है, तो तने के ऊपर वो पीलापन तो आएगा ही, लेकिन खासतौर से ऐसे ऐसे चित्ती टाइप से बन जाएगा, तो इसको मोजैक बोलते हैं। सामान्य रूप से जो मोजैक वगैरह है वो हम घरों में जो टाइल्स लगाते हैं ना, टाइल्स को आप बोलते हैं कि वो भी मोजैक है, तो उसी तरीके से टाइल की तरह अलग अलग पार्ट्स में दिखाई देगा जी, अलग अलग पार्ट्स में दिखाई देगा जी। चाइना के वुहान शहर में जो लेबोरेटरी थी, उस लेबोरेटरी में चमगादड़ों पर जो है वो रिसर्च हो रहा था, और उस दौरान ही ये पाया गया कि उनके लार में एक विशेष प्रकार का वायरस पाया जा रहा है, जिस वायरस का नाम उन्होंने बाद में दिया कोविड। जी सरस्वती, येलो मोजैक वायरस भी तंबाकू के पौधे पर ही असर करता। ओके, तो यहां से कोविड-19 वायरस जो है वो नाम पड़ गया इसका। अब देखिए, एक चीज और भी बता दूं आपको, बबली ने शायद पूछा था कि जब आप जंतु की बात करते हैं तो जंतु में मनुष्य भी आते हैं, है ना। जंतु जगत में जो है हम मनुष्य जो है, मनुष्य भी इसका भाग है, मनुष्य भी इसका भाग है। तो ये वायरस जो है, ये वायरस जो है वो किस तरह का वायरस होगा? जंतु विषाणु, क्योंकि ये जंतुओं पर अटैक करता है, और मनुष्य भी चूंकि जो है वो जंतु जगत का ही हिस्सा है, इसलिए निश्चित रूप से इसे जंतु विषाणु के अंतर्गत ही रखा जाएगा। पादप विषाणु वो जो कि पादपों पर अटैक करते हैं, यानी प्लांट्स पर अटैक करते हैं। जंतु विषाणु वो जो कि जंतुओं पर अटैक करते हैं, यानी एनिमल्स पर अटैक करते हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमन, यानी मनुष्य को शामिल करते हुए। ठीक है, तीसरा वायरस जो होगा, मैंने 3 तरीके के वायरस आपको बताए थे। तीसरा वायरस जो होगा, इसमें आप देखेंगे इनको बोलते हैं जीवाणु भोजी वायरस, जीवाणु भोजी विषाणु, या फिर आप इसे बोलते हैं जीवाणु भोजी विषाणु। ठीक है, या फिर इसके लिए एक कॉमन टर्म यूज होता है जिसको हम बोलते हैं बैक्टीरियोफाज। क्या बोलते हैं? बैक्टीरियोफाज बोलते हैं। तो ये जो बैक्टीरियोफाज होता है, इसका काम क्या होता है? ये जो बैक्टीरियोफाज होता है, ये जीवाणुओं को खाने का काम करता है, यानी ये जीवाणुओं पर अटैक करता है। किस पर अटैक करता है? जीवाणुओं पर अटैक करता है। सीलिया और फ्लैजिला क्या है? अभी 1 मिनट बस भावना दे, मैं अभी बताता हूं आपको। जीवाणु भोजी विषाणु या बैक्टीरियोफाज जो है, ये ऐसे विषाणु हैं, ऐसे वायरस है जो कि बैक्टीरिया पर जो है वो असर करते हैं, और बैक्टीरिया पर असर करने के कारण, बैक्टीरिया पर असर मतलब बैक्टीरिया पर अटैक करने के कारण, आक्रमण करने के कारण, और उसे खा जाने के कारण, क्योंकि ये जब बैक्टीरिया पर आक्रमण करते हैं तो ये पूरी तरीके से उसकी कोशिका को नष्ट कर देते हैं। इनको हम बोलते हैं बैक्टीरियोफाज। इसमें जो न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है, इसमें
इन विषाणुओं का इन विषाणुओं का न्यूक्लिक अम्ल केवल डीएनए होता है। इन विषाणुओं का न्यूक्लिक अम्ल क्या है? केवल डीएनए होता है। ये केवल और केवल क्या होगा? डीएनए होगा। ठीक है, तो इसलिए ये विषाणु जो है ये विषाणु जो है वो क्या करते हैं? इस डीएनए न्यूक्लिक एसिड के द्वारा खुद को मल्टीप्लाई करते हैं और बैक्टीरिया के शरीर के अंदर या बैक्टीरिया की कोशिका के अंदर कुछ इस तरीके से जो है वो डिफाइन करते हैं, जिसकी वजह से डिवाइड करते हैं, जिसकी वजह से बैक्टीरिया पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है। जी नहीं आरजू, इससे एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लिखवाया गया है। जो भी चीजें आपको बोर्ड पर लिखी दिखाई दे रही है यही चीजें वहां पर आपको लिखी हुई हैं, यही चीजें आपको लिखना है। ठीक है, तो विषाणुओं का न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है? डीएनए होता है। और इसमें अगर हम बात करें तो इसमें हम बात कर सकते हैं जैसे T2 फेज। T2 फेज लिख लीजिए। ये एक विषाणु है जो कि बैक्टीरिया पर काम करता है। ठीक है, ये उदाहरण है। ठीक है, किसका? बैक्टीरियोफाज का उदाहरण है T2 फेज। अभी आपको पता होगा भोजी का मतलब होता है जो अपने भोजन के लिए उस पर आश्रित होता है, वो भोजी होता है। जीवाणु भोजी का मतलब होगा जो जीवाणुओं पर अपने भोजन के लिए आश्रित होता है, इसलिए वो जीवाणु भोजी हो गया। ठीक है, ओके। मैं क्या कह रहा था कि अभी जैसे पीछे आपने सुना होगा एक प्रोजेक्ट जो कि भारत सरकार के द्वारा चलाया गया है। इस परियोजना का नाम है नमामि गंगे परियोजना। याद है आपको? नमामि गंगे परियोजना। साक्षी, अभी डीएनए आरएनए हम आएंगे, हमारा चैप्टर ही है, तो सेल वाले पार्ट में जो है वो पढ़ेंगे। ये विकास इनिशियल चैप्टर है, शुरुआत है, अभी इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी है। ठीक है, तो मैं ये कह रहा था कि नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत गंगा को साफ करने के अलग अलग उपायों पर काम किए जा रहे हैं ताकि गंगा नदी को पूरी तरीके से साफ किया जा सके। ऐसे में आप ध्यान रखेंगे कि बैक्टीरियोफाज का यूज, यानी एक विशेष प्रकार के वायरस की जो श्रेणी है उसका यूज भी इस नमामि गंगे प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है, जिसके द्वारा पानी में जो गंदगी फैलने से अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया उत्पन्न होते हैं और उन बैक्टीरिया के आने से पानी सड़ना शुरू हो जाता है। तो ऐसे में बैक्टीरियोफाज को वहां पर इंट्रोड्यूस किया जाएगा जहां पर भी इस तरीके से पानी इकट्ठा होकर खराब हो रहा है या कूड़े के कारण जो है वो उसमें गंदगी फैल रही है, तो उस पानी को इस बैक्टीरियोफाज का यूज करके वहां से बैक्टीरिया को मार के उसको क्लीन किया जा सकता है। तो इसलिए उस प्रोजेक्ट के अंतर्गत बैक्टीरियोफाज का इस्तेमाल जो है वो बताया जा रहा है। ठीक है, क्लियर है? ओके, तो यहां से हमने 3 प्रकार के विषाणुओं के बारे में जाना। 3 प्रकार के जो अलग अलग विषाणु हैं उनके विषय में जो है वो आप जानेंगे। मैं आपको जो है चलिए, तो यही चूंकि हमने विषाणुओं की बात की है इसलिए हम कुछ और चर्चा भी कर लेते हैं। यहीं पर हम चर्चा कर लेते हैं कि मनुष्यों में कौन कौन से सामान्य बीमारियां हैं जो कि विषाणु जनित है, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं कि कौन कौन से विषाणु जनित यानी विषाणुओं या वायरस से होने वाले डिजीजेस हैं, विषाणुओं या वायरस से होने वाले डिजीजेस है, इसके विषय में। जी आमरीन, बताएं आपको क्या दिक्कत है?
क्या चीज समझ में नहीं आ रही है? आप प्रश्न करेंगे तब तो मैं उत्तर दे पाऊंगा, ठीक है। मनुष्य में विषाणु जनित यानी वायरसेस से होने वाले विषाणु जनित रोग, मनुष्यों में विषाणु जनित रोग, है ना। देखिए, आप इसको इंट्रोडक्शन बोल लीजिए पप्पू, या फिर आप जो है वो ये कह सकते हैं कि हमने जो है वो चैप्टर्स में विषाणुओं का चैप्टर्स जो है वो शुरू किया है किसी तरीके से, क्योंकि ये शुरुआती चीजें ही हैं। T2 फेज विषाणु का नाम है। T2 फेज जो है विषाणु का नाम है, इसलिए आप ध्यान रखेंगे कि ये जो T2 फेज है वो एक बैक्टीरियोफाज है। आपको नाम याद रखना है ना, जैसे आपने कोविड-19 याद रखा है, वैसे ही आप T2 फेज याद रखेंगे और ये याद रखेंगे कि ये एक बैक्टीरियोफाज है, यानी कि जीवाणु भोजी विषाणु है। जी आमरीन, अगर आपकी पहली क्लास है तो पीछे की कुछ चीजें जो हमने कल चर्चा की थी, इसलिए जो है वो शायद आपको नहीं है, तो आप कल वाली वीडियो देख लेंगे एक बार, तो मुझे लगता है कि आपको ये चीज समझ में आएगी, ठीक है। मनुष्यों में विषाणु जनित रोग, कौन कौन से रोग ऐसे हैं जो मनुष्यों में होते हैं? आपने जैसे सुन रखा होगा चेचक, ठीक है। मैं कुछ रोगों के नाम लिख लेता हूं। चेचक, चेचक जो होता है ये विषाणु जनित रोग होता है, ठीक है। आरएनए एक प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल है जिसको हम बोलते हैं राइबोज, राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है। ये कोशिका के अंदर पाया जाने वाला एक न्यूक्लिक अम्ल है, और इसका काम क्या होता है? इसका कार्य होता है प्रोटीन निर्माण में, प्रोटीन निर्माण करना, प्रोटीन निर्माण के लिए अनुकूल चीजें प्रदान करना। यानी आरएनए का मुख्य रूप से जो काम है वो प्रोटीन निर्माण में है। अलग अलग तरीके के प्रोटीनों के निर्माण में आरएनए का यूज किया जाता है, ठीक है। अभी हम आएंगे डीएनए आरएनए सारा डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म भी पढ़ना है, ठीक। सो चेचक, चेचक की जो बीमारी है इसके लिए आप ध्यान रखेंगे वेरियोला वायरस। कौन सा वायरस इसके लिए जिम्मेदार है? वेरियोला वायरस जो है ये जिम्मेदार है, इसकी वजह से जो है वो चेचक होता है या चेचक बीमारी होती है। उसी तरीके से हर्पीज, हर्पीज जो है वो एक ऐसा रोग है जिसमें फफोले शरीर के या आपके स्किन पर जो है वो फफोले बन जाते हैं। इसके लिए जो वायरस जिम्मेदार है वो हर्पीज वायरस ही कहा जाता है, हर्पीज वायरस ही कहा जाता है, तो ये उसका नाम याद रखेंगे। हर्पीज के अलावा रेबीज, रेबीज आपने सुना होगा। जनरली हम ये सुनते हैं कि रेबीज जो बीमारी है वो कुत्ते के काट लेने से होती है। एक्चुअली क्या है कि जो कुत्ते होते हैं या अन्य जो जीव होते हैं उनके काटने से उनके लार के अंदर ये वायरस होता है ना, उनके लार के अंदर ये वायरस होता है, और ये वायरस उनके काटने, अगर उन्होंने अपने दांत धंसा दिए और हमारे ब्लड के अंदर उनका लार मिक्स हो गया, तो उनके लार के अंदर चूंकि सामान्यतः ये वायरस पाया जाता है, इसलिए ये देखने में मिलता है कि जो है वो वायरस रेबीज करा सकता है, ठीक है। तो इस वायरस का जो नाम है वो है रैप्डो वायरस, रैप्डो वायरस।
आप लोगों की स्क्रीन मुझे दिखाई नहीं दे रही है, एक बार मुझे टेक्निकल टीम से किसी को बुलाने दीजिए ताकि आपकी कमेंट मैं देख पाऊं। चलो ठीक है। सो रैप्डो वायरस जो है वो इसके लिए है। इसके अलावा जो है वो पोलियो की बीमारी। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, पोलियो की बीमारी। आपको पता है कि पोलियो में जो लोग हैं वो अपंग हो जाते हैं। अपंग क्या मतलब, जो लोअर लिम्ब है यानी कि कमर से नीचे का जो हिस्सा है वो कार्य नहीं कर पाता, क्योंकि पोलियो में जो पोलियो का वायरस है ये बेसिकली हमारे स्पाइनल कॉर्ड यानी कि हमारा जो हमारी जो रीढ़ की हड्डी है वहां अटैक करता है, और विशेष रूप से उस स्थान पर जहां से हमारा लोअर लिम्ब यानी कि कमर से जो नीचे का हिस्सा है वो प्रभावित होता है। तो पोलियो वायरस जो है, आप इसको पोलियो वायरस भी बोल सकते हैं, या फिर आप इसे जो है वो एंटेरो वायरस भी बोल सकते हैं। एंटेरो वायरस, एंटेरो वायरस जो है, एंटेरो वायरस ये पोलियो कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? पोलियो कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एक जो सबसे महत्वपूर्ण और बहुत ज्यादा चर्चित बीमारी है, आप सब लोगों को पता होगा, एड्स। अब फटाफट आप मुझे बताइए कि एड्स वाली बीमारी किस वायरस की वजह से होती है। सबने मेरे ख्याल से यह चीज पढ़ रखी होगी, और नहीं तो सुन तो जरूर रखी होगी। एड्स की बीमारी किस वायरस के कारण होती है? एड्स की बीमारी किस वायरस के कारण होती है? बताइए। ओके, बहुत अच्छे। बहुत लोगों ने, दीपक हैं, अभी हैं, श्रेया है ना, रोहित है, प्रशंसा है, सभी ने बहुत तेजी से आंसर दिया है। एच आई वी, है ना, एच आई वी इसको बोलते हैं। और इसका जो हिंदी में आप इसको बोलेंगे, या इसका पूरा नाम जो लिखेंगे वो लिखेंगे ह्यूमन इम्यूनो इम्यूनो डेफिशिएंसी डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, ये जो है वो एड्स कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। ठीक है। कुछ लोगों ने छोटा छोटा जो है वो आंसर नहीं किया। एड्स जो है वो बीमारी है, ध्यान रखेंगे। एड्स जो है वो एक बीमारी का नाम है, एड्स। ठीक है, इसका जो फुल फॉर्म है, अभी पीछे किसी ने लिखा, अमित ने लिखा है, वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, वायरस याद रखेंगे, वायरस है एच आई वी, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। लेकिन लेकिन अगर हम बात करते हैं, जी प्रशंसा, 1 मिनट का समय दें। एड्स जो है इस बीमारी का नाम है, इसको हम बोलते हैं अक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी, इम्यूनो डेफिशिएंसी, इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। क्या बोलते हैं? ये बीमारी का नाम है। एड्स जो बीमारी है इसका फुल फॉर्म क्या है? अक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी, अक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है,
और HIV जो है ये वो वायरस है जिसकी वजह से ये वाली बीमारी हो रही है, इसको आप बोलते हैं एड्स, है ना। ओके, अभी एक छोटा सा आंसर मैं और करूंगा, वो है पोलियो और लकवा में क्या अंतर है। तो देखिए पोलियो जो है ये वो बीमारी है जिसमें वायरस की वजह से, है ना, जिसमें वायरस की वजह से, वायरस जो कि हमारे रीढ़ की हड्डी या फिर हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है उस स्पाइनल कॉर्ड पर अटैक करता है, उसकी वजह से हमारे जो न्यूरल टिश्यूज है या न्यूरल सेल्स जो है वो उनके बीच का कनेक्शन जो है वो टूट जाता है, और इसके कारण जो व्यक्ति है वो कमर से नीचे का जो उसका हिस्सा है वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो जाता है, या आप कह सकते हैं कि वो काम करना बंद कर देता है। इवन ये इस हद तक होता है कि नीचे का जो हिस्सा होता है उसमें फिर सामान्य रूप से वृद्धि होना भी बंद हो जाती है, तो इस वजह से व्यक्ति चल नहीं पाता, तो आप बोलते कि व्यक्ति पोलियो का शिकार हो गया है। जहां तक लकवा यानी पैरालिसिस का सवाल है, तो पैरालिसिस जो है वो दोनों तरीके से हो सकता है। अगर आपकी रीढ़ की हड्डी में किसी ऐसी जगह चोट लग जाए जिसकी वजह से रीढ़ के हड्डी से होकर गुजरने वाली जो नर्व फाइबर्स हैं वो टूट जाए, और वो नर्व फाइबर्स ऐसे वाले टूटे जिससे कि शरीर के जो चलायमान अंग हैं, आपके जो लिम्स हैं, हाथ पैर हैं, है ना, ये सब काम करना बंद कर दें, तो उसको हम लकवा बोलते हैं। कई बार रीढ़ की हड्डी में अगर चोट ना भी लगे तो भी आपने सुना होगा कि बहुत सारे व्यक्तियों में ब्रेन हैमरेज हो जाता है ना, ब्रेन हैमरेज हो जाता है। उस ब्रेन हैमरेज की वजह से दिमाग के उस भाग पर अगर ब्लड की क्लॉटिंग हो जाती है, जहां पर आप कहते हैं कि जहां से हमारा जो मूवमेंट है वो कंट्रोल हो रहा होता है, ऐसी स्थिति में मूवमेंट बंद हो जाता है, तो आप बोलते हैं कि व्यक्ति पैरालाइज हो गया, यानी उसका जो सारा का सारा मूवमेंट जो कि ब्रेन से कंट्रोल हो रहा था वो सारा मूवमेंट जो है वो खत्म हो गया। ठीक है, तो इसको जो है वो आप याद रख सकते हैं क्या, कि कैसे ये पोलियो जो है वो लकवा से अलग है। ठीक है, एड्स की बात जहां तक है, एड्स का जो फैलना है, निश्चित रूप से इसमें आप देखेंगे कि जो सबसे कॉमन है, जो सबसे कॉमन एड्स फैलने के कारण है वो है कि फिजिकल रिलेशनशिप ऐसे व्यक्ति के साथ जिसको पहले से एड्स हो रखा हो, या फिर जिसमें HIV वायरस किसी तरीके से आ गया हो, तो ऐसे व्यक्ति के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप रखने से जो है वो, या फिजिकल रिलेशनशिप रखने से एड्स फैल सकता है, दूसरे व्यक्ति में, स्वस्थ व्यक्ति में जा सकता है। लेकिन सिर्फ यही कारण नहीं होता है, बल्कि इसमें कुछ कारण और भी आते हैं, जैसे कि अगर किसी व्यक्ति को जिसको एड्स हो रखा है या जिसमें HIV वायरस है, जिसमें HIV वायरस है, और किसी तरीके से उसके ब्लड के साथ आपका ब्लड मिक्स हो जाता है, उसका ब्लड आपके ब्लड में मिक्स हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में एड्स हो सकता है। एक व्यक्ति जिसके ब्लड में एड्स के वायरस है, अगर उसका ब्लड दूसरे व्यक्ति जो कि स्वस्थ है उसके ब्लड के साथ मिक्स कर दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में क्या है कि उस व्यक्ति को जो स्वस्थ है वो वायरस पहुंच जाता है और वहां भी एड्स हो सकता है उसको। ठीक है, इसलिए कॉमनली कहते हैं कि जो आप ब्लेड यूज करते हैं, जैसे सैलून वगैरह में ब्लेड यूज किया जाता है, तो आजकल ब्लेड बदलकर जो है वो शेव कराते हैं, और जो अस्तुरा यूज करते हैं, है ना, वो क्या होता है, वो साफ करते हैं प्रॉपरली। तो इसमें ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि यदि किसी व्यक्ति का सपोज करें स्किन से कट गया, ब्लेड में जो है वो ब्लड लग गया, और सेम ब्लेड अगर इस्तेमाल कर लिया, तो सेम ब्लेड के इस्तेमाल करने से हो सकता है कि अगर अगले व्यक्ति जिसकी शेविंग की जा रही है उसका भी कट गया और उसके ब्लड में मिक्स होकर वो उसके शरीर में पहुंच गया, तो उसे एड्स हो सकता है। ठीक है जी, मंकी पॉक्स वगैरह भी इसी प्रकार की बीमारी है। इसीलिए इसके अलावा देखिए एक कॉमन बीमारी जिसको आप बोलते हैं इन्फ्लुएंजा। क्या बोलते हैं? इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा जो है
ये अर्बोमिक्सोवायरस, अर्बोमिक्सोवायरस, अर्बोमिक्सोवायरस के कारण होता है। ठीक है, इन्फ्लुएंजा अर्बोमिक्सोवायरस के कारण होता है। जी, इसके पीछे मैं रीजन बता सकता हूं, इसके पीछे मैं रीजन बता सकता हूं। देखिए, ध्यान रखिएगा कि एड्स होना और एचआईवी पॉजिटिव होना दोनों दो चीजें हैं। ठीक है, एचआईवी पॉजिटिव होने के बावजूद भी कई बार लोग काफी लंबे समय तक जो है उनमें एड्स की जो बीमारी है वो डेवलप नहीं हो पाती है। ठीक है, वो डेवलप नहीं हो पाती है। तो इसलिए ये हमेशा नहीं ध्यान रखना है, ये हमेशा ध्यान रखना है कि एचआईवी पॉजिटिव होना और एड्स होना दोनों दो चीजें हैं। हाँ, ज्यादातर चांसेस ये होते हैं कि अगर कोई व्यक्ति एचआईवी पॉजिटिव है तो उसे भी एड्स हो सकता है। ठीक है, उसे एड्स हो सकता है, बट एचआईवी पॉजिटिव होने से लेकर एड्स होने तक का एक पूरा आप कह सकते हैं कि टाइम गैप है, और ये अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग होता है। इसकी वजह से एचआईवी पॉजिटिव होने के बावजूद भी किसी व्यक्ति में एड्स के लक्षण आना या उस व्यक्ति को एड्स हो जाना, ये अलग अलग टाइम गैप के साथ देखने को मिलता है। तो एक लंबे समय तक भी ऐसा हो सकता है कि व्यक्ति एचआईवी पॉजिटिव हो गया हो परंतु उसमें एड्स की लक्षण जो है वो दिखाई न दे। ठीक है जी। इन्फ्लुएंजा सामान्य रूप से जब हमें सर्दी खांसी वगैरह होती है, सर्दी खांसी वगैरह होती है तो वो दो कारणों से हो सकती है। कुछ सर्दी खांसी जो है वो बैक्टीरियल डिजीज के बैक्टीरिया के कारण हो सकती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण। कई बार ये वायरल इन्फेक्शन के कारण होती है। तो वायरल इन्फेक्शन में सामान्य रूप से जब होती है तो इसे इन्फ्लुएंजा कहा जाता है, या सामान्य रूप से आप इसे फ्लू भी कह सकते हैं। इसे क्या कह सकते हैं? फ्लू कह सकते हैं। और ये जो फ्लू है वो एक बहुत ही इंफेक्शियस डिजीज होता है, यानी फैलने वाला होता है। व्यक्ति छींक रहा है, व्यक्ति खांस रहा है तो उसके स्पिट के साथ या उसके माउथ से जो भी वाटर ड्रॉपलेट्स आते हैं उनमें ये वायरस होता है, और ये अगर दूसरे व्यक्ति तक पहुंच गया तो उसे भी ये डिजीज हो सकता है। इसलिए सामान्य रूप से जब किसी को फ्लू होता है तो ये कहा जाता है कि उससे थोड़ी सी दूरी बना के रखे, या कॉन्शियस रहे कि जब वो छींकता है या खांसता है तो उसके आसपास ना रहे, या अगर रहे भी तो मुंह और नाक ढका हो ताकि वो स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में न पहुंच पाए। ठीक है, तो अर्बोमिक्सोवायरस जो है वो इसके लिए जो है वो देखने में मिलता है, मतलब इसके लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। इसके अलावा आप देखेंगे तो डेंगू का फीवर, डेंगू, ठीक है, डेंगू का जो फीवर है ये भी, या डेंगू जो बीमारी है ये भी किसके कारण होती है? वायरस के कारण होती है। और डेंगू फीवर जो है ये भी अर्बो वायरस के कारण होता है। किसके कारण होता है? अर्बो वायरस के कारण। नॉर्मली जो जैसे मलेरिया में मैंने बताया था कि प्रोटोजोवन डिजीज है, मलेरिया क्या है? प्रोटोजोवन डिजीज है, लेकिन उसमें भी कौन काट रहा है? मच्छर काट रहा है, तो मच्छर के द्वारा वो वायरस आपके शरीर तक पहुंचाया जा रहा है। उसी तरीके से डेंगू का वायरस जो आपके शरीर तक पहुंचाया जा रहा है वो भी मच्छर के काटने से ही पहुंचाया जा रहा है, लेकिन कभी भी इसे मच्छर यानी इंसेक्ट के कारण होने वाला डिजीज नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहां पर वायरस पहुंचाया जा रहा है इसलिए वो क्या है? वायरल डिजीज है। मलेरिया के केस में प्रोटोजोआ पहुंचाया जा रहा था, प्लाज्मोडियम नाम का प्रोटोजोआ, इसलिए उसको हम प्रोटोजोवन डिजीज बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे? प्रोटोजोवन डिजीज, यानी प्रोटोजोआ से होने वाला रोग बता रहे थे उसको। तो ये ध्यान रखेंगे आप कि जो डेंगू है ये चूंकि वायरस के कारण होता है इसलिए इसे हम वायरल डिजीज कहेंगे, है ना। सामान्य सर्दी जुकाम जो होता है, यानी इन्फ्लुएंजा से हटकर अगर सामान्य सर्दी जुकाम हो जिसमें आप, जैसे अभी ठंड शुरू हुई है तो कुछ व्यक्ति ऐसे भी होंगे जो बिना दवा लिए
कुछ दिन सर्दी या खांसी वगैरह हो जाता है, सर्दी जुकाम हो जाता है, और उससे उससे जो है वो, जी सुमित बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, मच्छर जो है वो वाहक का काम करता है। तो मैं ये कह रहा था कि जो सामान्य सर्दी जुकाम है, जिसमें व्यक्ति कई बार बिना दवा लिए भी ठीक हो जाता है, वो भी एक तरीके से वायरस के कारण ही होता है, और उस वायरस को आप बोलते हैं राइनो वायरस, है ना। तो यहां पर जैसे सामान्य सर्दी जुकाम जो है, सर्दी जुकाम ऐसे बस सिर्फ लिख लीजिए, सर्दी जुकाम जो है ये राइनो वायरस की वजह से, राइनो वायरस, ये वायरस जो है वो सामान्य रूप से आप देखेंगे कि आपके जो नॉस्ट्रिल्स है, आपके जो नाक है, वहीं पर अटैक करते हैं, और इस वजह से नहीं नहीं मुस्कान, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो जो है वो ब्रेन में जब इस तरह की चीजें होती है, रीढ़ की हड्डी में चोट लगती है, उसके कारण होता है। हाँ, पूछा जा सकता है, लेकिन अब वैसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे कि किससे होता है। आपसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में ये देकर पूछ सकते हैं कि इसमें जो मच्छर है उसका नाम क्या है जो कि वाहक का काम कर रहा है ना। कई बार लक्षणों के विषय में आपसे पूछ सकते हैं, या चूंकि डेंगू के साथ एक और बीमारी आपने सुन रखी होगी जिसको हम बोलते हैं क्या, वो भी मच्छर के काटने से ही होता है और वायरल ही होता है, ठीक है। जी आद्या, इसमें जो है वो स्ट्रक्चर का फर्क है, इसमें जो है वो स्ट्रक्चर का फर्क है। आर्बोमिक्सो वायरस और अर्बो वायरस, आर्बोमिक्सो वायरस और अर्बो वायरस दोनों जो है वो थोड़ा सा स्ट्रक्चर का फर्क है इसमें, ठीक है, इसीलिए उसमें मिक्सो टर्म लगाया गया है। हाँ, एक चीज और बता दूं, जैसे यहीं पर आपने चूंकि बात की है मलेरिया में मच्छर को वाहक बनाया बताया है, तो मैं आपको यहीं पर बता देता हूं कि मलेरिया जो है, ठीक है, मलेरिया का वाहक, मलेरिया का वाहक जो होता है ये होता है मादा एनाफलीज मच्छर, ठीक है। जबकि डेंगू का जो वाहक होता है ना, डेंगू का वाहक मच्छर, ठीक है, इसको बोलते हैं एडीज इजिप्टी, एडीज इजिप्टी, ठीक है। डेंगू में जो है वो सामान्य रूप से आप देखेंगे कि आपके जो ब्लड प्लेटलेट्स हैं वो इस वायरल अटैक के कारण कम होना शुरू हो जाते हैं, और ये जो प्लेटलेट्स हैं जितनी तेजी से गिरते हैं, आपके बॉडी से उतने ही मतलब ब्लीडिंग होने की संभावना उतनी बढ़ती चली जाती है, और इसलिए डेंगू एक स्तर पर आने के बाद, है ना, डेंगू एक स्तर पर आने के बाद हम कहते हैं कि बहुत घातक या जानलेवा हो जाता है, फैटल हो जाता है। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है कि जब भी डेंगू की बीमारी हो, समय रहते ही हॉस्पिटलाइज होकर और फटाफट उसके इलाज में जो है वो लग जाना चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से एक बीमारी है, एक बीमारी है जिसको हम बोलते हैं मम्प्स, ठीक है, एक बीमारी है जिसको हम बोलते हैं मम्प्स। ये भी बीमारी जो है, मम्प्स, मम्प्स बीमारी जो है ये मम्प्स वायरस के कारण होती है ना। मम्प्स बीमारी जो है ये मम्प्स वायरस के कारण होती है। मम्प्स जो है वो एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारा ये जो गलफड़ा है ना, ये जो हमारा गाल वाला हिस्सा है,
इसके पीछे एक ग्लैंड होता है जिसको बोलते हैं पैरोटिड ग्लैंड। क्या बोलते हैं? पैरोटिड ग्लैंड। तो जब उस ग्लैंड पर जो है इस वायरस का इंपैक्ट आता है तो उसमें सूजन हो जाती है, वो पूरा फूल जाता है और ये पूरा हिस्सा जो है वो आपका यहां से यहां तक जो है वो फूल जाएगा, क्योंकि ठीक इसी के पीछे जो है वो पैरोटिड ग्रंथि या पैरोटिड ग्लैंड होता है। तो उसकी वजह से वो पूरा सूज जाएगा, काफी दर्द देगी वो ग्रंथि, और साथ के साथ आपका पूरा ये रीजन जो है वो लाल हो जाएगा और इन्फेक्शन की वजह से व्यक्ति को जो है वो तेज बुखार भी आएगा। इसको बोलते हैं मम्प्स। तो मम्प्स के लिए ये चीज निश्चित रूप पर याद रखना है, क्योंकि आप यूपीएससी के स्टूडेंट है, पीसीएस के स्टूडेंट है, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि मम्प्स जो है वो पैरोटिड ग्रंथि में वायरस के इन्फेक्शन के कारण, पैरोटिड ग्रंथि में वायरस के इन्फेक्शन के कारण होता है, जी हाँ। इसी को क्या बोलते हैं? इसी को आप शुद्ध हिंदी में जो है वो गलसुआ रोग भी बोलते हैं। गलसुआ रोग, बिल्कुल सही बताया। किसने बताया है? मुस्कान ने। जी जी मुस्कान, बिल्कुल इसे गलसुआ भी बोलते हैं। श्रेया ने भी बताया इसे गलसुआ बोलते हैं। ठीक है, तो मम्प्स जो है वो इस तरह की बीमारी है नहीं। विशाल, इसमें ध्यान रखेंगे, घेंघा अलग बीमारी है। घेंघा बीमारी जो है, या जिसको आप ग्वाइटर बोलते हैं, ये एक डेफिशिएंसी डिजीज है, यानी शरीर में पोषक तत्व की कमी के कारण जो बीमारियां होती है उसके अंतर्गत घेंघा को भी हम पढ़ते हैं, ग्वाइटर को पढ़ते हैं। ये आयोडीन की कमी के कारण, शरीर में जब आयोडीन की कमी हो जाए तो जो थायराइड ग्रंथि है वो थायराइड ग्रंथि बहुत बड़ी हो जाती है, सूज जाती है। तो उसमें यहां पर ये जो आपका गला वाला हिस्सा है ये पूरा सूज कर इस तरीके से लटक जाएगा। इसको आप घेंघा रोग बोलते हैं। मैंने बताया कि जो मम्स होगा या जो गलसुआ होगा, गलसुआ मतलब गाल का जो हिस्सा है उस हिस्से का ऐसे सूजन हो जाएगा। इसको आप बोलेंगे क्या? इसको आप बोलेंगे कि ये मम्प्स है ना। मम्प्स के अलावा देखेंगे यहां पर, देखिए दो लोगों ने बात की है। एक बात की है बबली ने, जो मैं अभी डेंगू के साथ आपसे बता रहा था, चिकनगुनिया। चिकनगुनिया जो डिजीज है ये भी एक वायरल डिजीज ही है। चिकनगुनिया डिजीज जो है ये भी वायरल डिजीज है, और ये भी एडीज इजिप्टी मच्छर के ही काटने से, है ना। चिकनगुनिया जो बीमारी है ये भी एडीज इजिप्टी मच्छर के ही काटने से होती है, बट वायरस चिकनगुनिया का होता है। वहां डेंगू वायरस ना होके क्या होता है? चिकनगुनिया का वायरस होता है। डेंगू में जैसे बताया अरबो वायरस होता है, वहां पर चिकनगुनिया वायरस होता है ना। तो वो वायरस का फर्क होता है, बट जो उसका वाहक होता है वो एडीज इजिप्टी मच्छर ही है, डेंगू में भी और चिकनगुनिया में ही। अनुज एक प्रश्न लगातार कर रहे हैं, उसको भी मैं बता देता हूं। वो क्या है? हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस जो है ये क्या है? ये हमारे लिवर की बीमारी है। ये हमारे लिवर की बीमारी है, और ये हेपेटाइटिस वायरस के कारण होता है। ये क्या होता है? हेपेटाइटिस वायरस के कारण होता है, और इसमें जो है हमारा लिवर है ना, हमारा जो लिवर है वो इन्फेक्टेड हो जाता है, और लिवर में इन्फ्लामेशन होना शुरू हो जाता है, यानी सूजन होना शुरू हो जाती है। और साथ के साथ लिवर में जो सामान्य फंक्शंस है वो सामान्य फंक्शन सारे के सारे जो है वो रुक जाते हैं। इससे काफी ज्यादा नुकसान होता है, और खासतौर से हमारे ब्लड के जो सेल्स है वो सेल्स बहुत तेजी से यहां पर डेड होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से एक स्तर पर आने के बाद हेपेटाइटिस जिसको होता है उसको, उसमें जो सबसे पहला लक्षण दिखाई देता है वो होता है जॉन्डिस का होना, यानी पीलिया रोग का होना, है ना। पीलिया रोग का होना वो उसका सबसे पहला लक्षण है। तो हेपेटाइटिस जो है वो हेपेटाइटिस वायरस की वजह से होता है। आपको पता होगा कि ये जो हेपेटाइटिस बीमारी है
ये हेपेटाइटिस बीमारी को रोकने के लिए हेपेटाइटिस के जो वैक्सीन हैं वो भी अवेलेबल कराए गए हैं, ताकि आप इससे पहले, इस वायरस के अटैक से पहले ही अपने शरीर को उससे सुरक्षित रख सके, है ना, अपने शरीर को उससे सुरक्षित रख सके। तो मम्प्स का वायरस जो है वो यहां पर देखने को मिला। इसके अलावा एक जिसको आप बोलते हैं खसरा, मिजल्स, मिजल्स यानी कि खसरा, ये जो होता है ये होता है पैरामिक्सो वायरस की वजह से। किसकी वजह से? पैरामिक्सो वायरस की वजह से, पैरामिक्सो वायरस की वजह से मिजल्स यानी कि खसरा होता है। खसरे में आपको ये पता होना चाहिए, खसरा में आपको पता होना चाहिए कि जो पूरा शरीर है इस पर छोटे 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 लाल दाने से हो जाएंगे, उनमें थोड़ी खुजलाहट सी होगी, है ना, और साथ के साथ तेज बुखार, तेज फीवर जो है वो इस बीमारी का सामान्य लक्षण है। तो खसरा हो जाता है। श्रेया पूछ रही है हेपेटाइटिस क्या है? मैंने बताया हेपेटाइटिस जो है ये लिवर में होने वाला इन्फ्लेमेशन है। जब हेपेटाइटिस का वायरस, एक तो आप टर्म याद रखें, हिपैटा टर्म जो है ना, हिपैटो टर्म, हिपैटो का मतलब होता है लिवर। जहां भी हिपैटो टर्म आए इसका मतलब क्या हो गया? लिवर हो गया। तो हिपैटो से ही बना हेपेटाइटिस, हिपैटो से ही बना हेपेटाइटिस, ठीक है, हेपेटाइटिस बना। तो ये जो हेपेटाइटिस है ये तब या उन व्यक्तियों में ज्यादा होता है जिन व्यक्तियों का लिवर पहले से कमजोर होता है और वायरल अटैक से वो बहुत तेजी से क्या होता है? इन्फेक्टेड हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे में लिवर के हमारे शरीर में लिवर के बहुत सारे काम हैं। मैं लिवर के काम जब यकृत आपको पढ़ाऊंगा तो वहां पर आप देखेंगे कि कई सारे, बहुत सारे काम जो है वो लिवर हमारे करता है। ये सारे काम वहां रुक जाते हैं और लिवर में जो है हमारे रेड ब्लड सेल्स यानी कि जो हमारे लाल रक्त कणिकाएं हैं, ये लाल रक्त कणिकाएं जो है वो किसकी वजह से होती है? लाल रक्त कणिकाएं जो है वो टूटना शुरू हो जाती है बहुत तेजी से और डेड होना शुरू हो जाती है। तो उनके टूटने के कारण बहुत सारे ऐसे रसायन हैं जो कि हमारे लिवर में इकट्ठे होते हैं। उनमें बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन जैसे दो पिगमेंट्स होते हैं जो बहुत तेजी से बनते हैं और ये हमारे पूरे शरीर में फैलकर पूरा शरीर पीला कर देते हैं, जिसको हम जॉन्डिस होना बोलते हैं। तो जॉन्डिस होना हेपेटाइटिस का प्राथमिक लक्षण है, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। ट्रैकोमा जो है वो ट्रैकोमा वायरस की वजह से ही होता है दीपक, और ध्यान रखेंगे ये आंखों की बीमारी है। ट्रैकोमा जो है वो आंखों की बीमारी है। जॉन्डिस बच्चों में इसलिए होता है क्योंकि आप ध्यान रखें बच्चों में कई बार इन्फेक्शंस जो है, कुछ इन्फेक्शंस इस तरीके से हो जाते हैं जिसकी वजह से, और चूंकि बच्चे जो है वो खाने पीने में थोड़ा सा तनदेही नहीं रखते, कई बार जो है वो गंदगी जो है वो शरीर के अंदर पहुंच जाती है भोजन के साथ, और उसकी वजह से ये होता है। बड़ों में क्या होता है कि हम थोड़े से सचेत होते हैं, पानी कैसे पीना है, भोजन कहाँ का खाना है, बाहर की चीजें कहाँ से खानी है ना, तो इन चीजों में हम थोड़ा कॉन्शियस होते हैं। लेकिन बच्चों का क्या है कि वो अनकॉन्शियस होते हैं, इस वजह से इस चीज को लेकर उतने कॉन्शियस नहीं होते, इस वजह से उनको जो ये बीमारी सामान्य रूप से देखने को मिलती है। नहीं, चिकनगुनिया मैंने बताया, वो चिकनगुनिया वायरस अगर चाहे तो आप लिख ले, चिकनगुनिया वायरस की वजह से चिकनगुनिया होता है, ठीक है। और उसमें ये याद रखेंगे जरूर, चिकनगुनिया का जो वाहक मच्छर है वो एडीज इजिप्टी ही है। जो डेंगू वाला मच्छर है वही चिकनगुनिया बीमारी कराने के लिए भी वाहक का काम करता है, ठीक है। जी अनुज, जो ये आप कह रहे हैं वो बेसिकली जो है, जी आज आप ये जो कह रहे हैं उसका जो प्रमुख कारण है वो ये है कि लिवर एक तो कमजोर होगा, एक तो लिवर कमजोर होगा, और जो हमारे स्टमक का जो पेरिस्टालसिस है यानी जो उसका संकुचन और प्रसारण है
उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत है, इसकी वजह से ऐसा हो सकता है। जी, पैदाइश के समय भी जॉन्डिस होने का कारण जो है, पैदाइश के समय भी जॉन्डिस होने का कारण यह है कि लिवर इन्फेक्टेड हो जाता है, लिवर इन्फेक्टेड हो जाता है। मिजल्स मैंने बताया, मिजल्स बताया, इसे खसरा रोग बोलते हैं। इसमें शरीर पर पूरी तरीके से लाल लाल दाने हो जाते हैं, काफी खुजलाहट होती है उनमें, और पूरा उसके साथ साथ फीवर भी होता है, उसको मिजल्स बोलते हैं। पोलियो मैंने बताया कि जब पोलियो का वायरस, या फिर आप पोलियो जो एंटेरो वायरस की वजह से होता है, इसको पोलियो वायरस भी सामान्यतः बोला जाता है, कि जब शरीर में रीढ़ की हड्डी का जो लोअर पार्ट है, जिसको कि हम जो है वो लंबर पार्ट बोलते हैं, उस पर वायरस का अटैक होता है सामान्यतः, इस वायरस का, और उसकी वजह से हमारे शरीर में कमर के नीचे का जो हिस्सा है वो पूरी तरीके से खराब हो जाता है, वो काम नहीं करता, क्योंकि जो न्यूरल सेल्स होते हैं वहां तक काम कराने के लिए, जो ब्रेन से उसके लिए इंफॉर्मेशन लेके आते हैं, वो पूरी तरीके से टूट जाते हैं, क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, और फिर उनका जुड़ पाना संभव नहीं हो पाता। इसलिए व्यक्ति जो है उसका लोअर लिम्ब बिल्कुल खराब है, लोअर लिम्ब का मतलब कमर से नीचे का हिस्सा बिल्कुल खराब हो जाता है। ठीक है। हर्पीज जो है ये स्किन का एक खास रोग है। हर्पीज में स्किन पर फफोले से हो जाते हैं, जहां पर भी होता है उसमें काफी ज्यादा जलन होती है, और ये वायरल इन्फेक्शन के कारण ही होता है। और हर्पीज में सबसे बड़ी चीज क्या है कि फफोले अगर फूट जाए, अगर फफोले फूट जाए और उनसे निकलने वाला जो वाटरी डिस्चार्ज है वो शरीर के किसी स्किन के दूसरे हिस्से पर लग जाए, तो वहां पर भी वो फफोले करा देता है। इसलिए हर्पीस काफी खतरनाक बीमारी है, और इसे जब किसी व्यक्ति को होता है तो बड़ी तनदेही से रहना पड़ता है, उसकी ड्रेसिंग से लेकर सब कुछ जो है वो बहुत अच्छे से रखनी पड़ती है, ताकि शरीर के दूसरे हिस्से पर वो इन्फेक्शन ना पहुंचे। टाइफाइड जो है वो एक बैक्टीरियल रोग है, वो मैं यहां नहीं बता रहा हूं, वो बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। साल्मोनेला टाइफोसा नामक जो बैक्टीरिया होता है उसकी वजह से टाइफाइड बीमारी होती है। जी चंचल, आपका भी कमेंट आ रहा है, आपका भी कमेंट आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। मैं जो क्वेश्चन कॉमन है वो कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, जब तक मैं एक का आंसर देता हूं तब तक कमेंट्स जो है वो आगे निकल जाते हैं, इसलिए जो है थोड़ी सी कई बार चीजें छूट जा रही हैं। ठीक है, आप पूछें, जो भी प्रश्न है आप पूछें, मैं एक बार देखता हूं, उसमें जैसे ही आपका प्रश्न आता है मैं आंसर करता हूं। कैंसर वायरस डिजीज नहीं है, वायरल डिजीज नहीं है। कैंसर एक ऐसा डिजीज है जिसमें हमारे बॉडी के अंदर के जो सेल्स हैं, हमारे बॉडी की जो कोशिकाएं हैं, वो कोशिकाएं किसी खास तरीके के, किसी खास तरीके के आप कहते हैं कि कार्सिनोजेन, यानी कैंसर कराने वाले किसी खास तरीके के केमिकल से एक्टिवेट हो जाती है। इस तरीके से एक्टिवेट होती है कि फिर वो कोशिकाएं अनकंट्रोल्ड अनकंट्रोल्ड ग्रो करना शुरू करती हैं, और उसकी वजह से जो है कैंसर हो जाता है। ठीक है जी। एलिसा आपने पूछा, एलिसा एक तरीके का टेस्ट है, एलिसा एक तरीके का टेस्ट है। इस टेस्ट की वजह से आप एड्स की जो बीमारी है उसका पता लगा पाते हैं, है ना। एलिसा टेस्ट है, इसकी वजह से आप एड्स की बीमारी और एचआईवी पॉजिटिव होने के बारे में जान सकते हैं। चलिए आगे देखें। जी धन्यवाद, धन्यवाद। चलिए जी, इसके बाद आते हैं एक बीमारी जो हमें बहुत सामान्य रूप से देखने को मिलती है, जो भी ग्रामीण परिवेश से होंगे उन लोगों को पता होगा। हमारे यहाँ गांव में जो है वो जब किसी को इस तरह की बीमारी होती है
तो हम बोलते हैं भाई छोटी माता है, बड़ी माता है, वगैरह वगैरह। तो इसमें आप ध्यान रखेंगे कि ये जो मिजल्स जब होता है तो हम बोलते हैं छोटी माता है, ठीक है। उसी तरीके से जब चिकन पॉक्स होता है, चिकन पॉक्स, तो इसको हम बोलते हैं कि ये बड़ी माता है, ठीक है। और चिकन पॉक्स जो बीमारी होती है, इसके लिए जो वायरस होता है वो होता है वेरिसोला वायरस, वेरिसोला वायरस, ठीक है। जो वेरिसोला वायरस होता है वो बेसिकली, वेरिसोला वायरस जो होता है उससे चिकन पॉक्स की बीमारी होती है। ध्यान रखेंगे चिकन पॉक्स में, मिजल्स में क्या होता है, छोटे छोटे लाल दाने होते हैं। चिकन पॉक्स जो होता है इसमें दाने जो होते हैं वो बड़े होते हैं, है ना, फफोले के रूप में होते हैं। इवन उसमें वाटरी डिस्चार्ज भी होता है, यानी कि उसमें जो है वो पानी भर जाता है, उन फफोलों में जो है वो पानी भर जाता है। और ये काफी दर्द देते हैं, मतलब खुजलाहट भी होती है, साथ के साथ ये दर्द भी देते हैं, फीवर भी होता है। तो इसको हम बोलते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं वेरिसोला वायरस। जी शबनम, आप पूछ रहे हैं कि क्वेश्चन किस तरीके के बनेंगे। मैं 1 मिनट, आप मुझे आंसर देने का थोड़ा मौका दें, क्योंकि ये चीजें मैं आगे की क्लास में भी अभी आपसे डिस्कस करूंगा कि कहां से क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सामान्यतः अभी जब मैं बीमारियों से रिलेटेड बात कर रहा हूं ना, तो इसमें अलग अलग रोगों के क्या लक्षण है, इनसे रिलेटेड करके स्टेटमेंट वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए आप ध्यान रखेंगे कि ये जो वायरसेस है वो किस तरीके से अलग अलग प्रकार की बीमारियां मनुष्यों में कराते हैं, ठीक। देखिए, 2 प्रश्न जिनका मैं आंसर करना चाहूंगा अभी जो मुझे सामने दिखाई दे रहे हैं। एक स्वाइन फ्लू की बात की है। स्वाइन फ्लू में स्वाइन फ्लू वायरस ही होता है, और ये वायरस जो होता है वो जनरली प्रेजेंट होता है जो पिग्स होते हैं, है ना, जो पिग्स होते हैं, जो आपके सुअर होते हैं, उनकी लार में, यानी गंदगी के कारण ही ये बीमारी होती है। सुअर के लार में इस तरीके के वायरसेस उपस्थित होते हैं, और वाहकों के कारण, किसी वाहकों के कारण जो है ये अगर किसी वजह से हमारे शरीर में पहुंच जाते हैं तो उनसे जो है वो आप कह सकते हैं कि बीमारी हो जाती है स्वाइन फ्लू की, ठीक है। लंपी वायरस जो है ये एक खास तरीके की बीमारी है, जिसमें जानवरों में, है ना, लंपी वायरस जो है ये जानवरों पर अटैक करता है, मनुष्यों पर नहीं बल्कि जानवरों पर, खासतौर से जो कैटल्स होते हैं, दुधारू पशु जो होते हैं, उन पर अटैक करता है और ये उनको नुकसान पहुंचाता है। ये लंपी वायरस अभी हाल फिलहाल में न्यूज में रहा, क्योंकि इस वायरस की जानकारी अभी हाल फिलहाल में हुई है। तो जो भी इस तरीके के वायरसेस न्यूज में आए, एक बार अपन उनको ध्यान में रखें। और क्या ध्यान में रखना है ये आप ध्यान रखेंगे, जो डिटेल्स उनकी आती है उसमें यह ध्यान रखना है कि इनमें किस तरीके का जो है वो न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है, और ये किन तरीके के जीवों को नुकसान पहुंचाते हैं, पादपों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जंतुओं को पहुंचा रहे हैं, या मनुष्यों को पहुंचा रहे हैं। ध्यान रखेंगे चेचक जो है वो वेरियोला वायरस से, चेचक जो है वो वेरियोला वायरस से, और चिकन पॉक्स जो है वो वेरिसोला, मैंने वेरिसोला लिखा है, ध्यान रखेंगे, वेरिसोला। जी, ये जो आपने पढ़ा है मुस्कान, स्मॉल पॉक्स को ही चेचक बोलते हैं, स्मॉल पॉक्स को ही क्या बोलते हैं, चेचक बोलते हैं, और ये वेरियोला वायरस से होता है। चिकन पॉक्स जो है मैंने बोला ये वेरिसोला वायरस है, बड़े बड़े फफोले से हो जाते हैं शरीर पर, खुजलाहट होती है, दर्द करता है, फफोले में पानी भरा होता है, और साथ के साथ फीवर भी आता है, ठीक है। ये इसके लक्षण है। ठीक है, नए वायरसेस से होने वाली जो भी बीमारियां इधर अभी न्यूज में रहेंगी, करंट अफेयर्स में रहेंगी, उनको हम जो है वो आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल इन सारी चीजों को जो कॉमन थे
उनको आप ध्यान में रखेंगे। चिकन पॉक्स और चेचक में जो अंतर है, स्मॉल पॉक्स, देखिए चेचक जो है उसको स्मॉल पॉक्स भी बोलते हैं। निश्चित रूप से यहां पर जो फफोले होंगे वो छोटे आकार के होंगे, फफोले जो होंगे वो छोटे आकार के होंगे, उनमें उतनी जलन नहीं होती, लेकिन पेन उनमें भी होता है, दर्द उनमें भी होता है, और साथ के साथ बुखार भी होता है। चिकन पॉक्स जो है वो बड़े साइज के फफोले होते हैं जो पूरे शरीर पर आते हैं, और इवन ठीक होने के बाद भी चिकन पॉक्स के जो दाग हैं वो रह जाते हैं शरीर पर, क्योंकि स्किन जो होता है वो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है, उसमें जो वाटर भरा होता है ना उस फफोले में, उससे स्किन को बहुत नुकसान पहुंचता है। तो जिसका चिकन पॉक्स ठीक भी हो जाता है, उसके शरीर पर, चेहरे पर जो है वो उसके दाग रह जाते हैं। हालांकि आजकल बहुत सारी मेडिसिन हैं ऐसी जिनसे ये दाग हटाए जा सकते हैं, बट सामान्य रूप से देखेंगे पहले अगर किसी को चिकन पॉक्स हो जाता था तो उसके बाद उसके शरीर पर बहुत ज्यादा जो है वो दाग हो जाते थे। स्वाइन फ्लू वायरस के कारण ही होता है, स्वाइन फ्लू वायरस के कारण ही होता है। जी, ये जो छोटी माता है ये कई बार जो है वो आप कहते हैं कि लोग स्मॉल पॉक्स को भी बोल देते हैं, लोग मिजल्स को भी बोल देते हैं, है ना। मिजल्स और स्मॉल पॉक्स दोनों के लिए छोटी माता यूज कर लेते तब, लेकिन आप इससे बिल्कुल इन सब चीजों को की जानकारी बहुत ज्यादा अपने माइंड में न डालें। इसलिए नहीं डालिए क्योंकि ऐसे प्रश्न यूपीएससी कभी नहीं पूछेगा, या किसी भी एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे छोटी माता या बड़ी माता करके, ठीक है। जब भी पूछा जाएगा आपसे मिजल्स, स्मॉल पॉक्स, है ना, और या फिर चिकन पॉक्स के रूप में पूछा जाएगा, ठीक है। ओके ओके। ट्रैकोमा आंखों की बीमारी है, मैंने बताया अभी, ट्रैकोमा पीछे बताया था मैंने, आंखों में होने वाली बीमारी है। और इसमें जो है वो आपका रेटिना और ये जो पूरा आई है, आई का जो पूरा व्हाइट वाला पार्ट है, ये बहुत ज्यादा इन्फेक्टेड हो जाता है वायरस की वजह से। जी, ऐसी कई सारी बीमारियां अभी आएंगी, मैं आपको एक इकट्ठा करके अभी पीछे की जो नई वायरल डिजीजेस हैं, क्योंकि कोविड के बाद बहुत सारे वायरसेस जो आए, अभी हंटा वायरस आया, मंकी पॉक्स आया, निपा वायरस आया, है ना, ऐसे कई सारे वायरसेस जो है वो पीछे के वर्षों में न्यूज में रहे, पीछे 2 वर्षों के अंदर। तो उनको मैं इकट्ठा करके एक दिन आपके साथ शेयर करूंगा कि इन वायरसेस की वजह से कौन सी बीमारी हो रही है, और उनमें अगर किसी के वाहक हैं तो वो वाहक कौन से हैं, ठीक है। एक साथ इसकी चर्चा करेंगे। जीका वायरस भी जो है उसी में से आया। जी चलिए, अब मैं यहां से आगे बढ़ रहा हूं, इसलिए आप ध्यान रखेंगे कि आपको अब जो चीजें मैं डिस्कस करने जा रहा हूं वो एक नए चैप्टर के फॉर्म में है, ठीक है। अब यहां से मैं वायरस से आगे चल रहा हूं। वायरस रिलेटेड और भी जो चीजें हैं बीच बीच में मैं आपको बताता रहूंगा, ताकि आप जो है उन चीजों से भी अवेयर होते रहें। लेकिन हमें अपने चैप्टर्स करना जरूरी है, इसलिए हम उसमें भी आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, तो आज मैं शुरू कर रहा हूं, अभी मैं जो शुरू करने जा रहा हूं वो है आपका साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान आप जिसको बोलेंगे, ठीक है। साइटोलॉजी, ठीक, इसको हम बोलते हैं कोशिका विज्ञान। साइटोलॉजी का मतलब हो गया कोशिका विज्ञान। ठीक, कोशिका के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज जो आपको याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि कोई भी जो कोशिका है वो जीवधारियों की जैविक क्रियाओं के लिए एक प्रकार से आप कह सकते हैं रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई के रूप में, मैंने पहले भी बताया, जीवों को हम बांटते ही है इस बेसिस पर या निर्जीवों से अलग करते हैं, क्योंकि जीवों की जो संरचना है वो कैसी होती है, कोशिकीय संरचना होती है, सेल से बनते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कोशिका
कोशिका के अध्ययन की शाखा को कोशिका विज्ञान या फिर कोशिका विज्ञान या फिर आप क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी बोलते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, अब इसमें ध्यान रखना है कि इसमें कोशिका की परिभाषा, कोशिका क्या है, कोशिका जीवधारियों के शरीर की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। एवं कार्यात्मक इकाई है। क्या है ये? संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, है ना। यानी कि वो जीव जिनका शरीर एक कोशिका का बना हुआ है, तो उनके शरीर की संरचना भी एक कोशिका की है, और उनके शरीर में जितने भी तरीके के जीवधारियों के शरीर के अंदर प्रक्रियाएं चलती है, चाहे वो श्वसन हो, चाहे वो उत्सर्जन हो, चाहे वो पोषण का ग्रहण करना हो, सभी प्रकार के कार्य भी जो है वो उसी कोशिका में, उसी एक इकाई से हो जाएंगे। इसलिए इसको हम कार्यात्मक इकाई भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? कार्यात्मक इकाई भी कहते हैं। अब इसमें दो चीजें जो बहुत महत्वपूर्ण है और जो कोशिका की विशेषता के विषय में, कोशिका की संरचना, कोशिका की संरचना एक पारगम्य झिल्ली से, पारगम्य का मतलब होता है जिससे होकर, पारगम्य भी नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे अर्ध पारगम्य, एक अर्ध पारगम्य, अर्ध पारगम्य झिल्ली से अर्ध पारगम्य झिल्ली से घिरी होती है। इसको सेमी परमेबल बोलते हैं, सेमी परमेबल घिरी होती है। तथा इसमें यानी कि कोशिका में क्या होता है? सेल्फ रिप्रोडक्शन यानी स्वप्रजनन, यानी अपने जैसा, अपने जैसी एक नई कोशिका बनाए देते हैं। ठीक है, तो इसमें स्वप्रजनन की क्षमता होती है, ये अपने तरीके की नई कोशिका बना पाने में सक्षम होती है। कोशिका एक ऐसी संरचना होती है। कोशिका कैसी संरचना है? ऐसी संरचना जिसमें आप कह सकते हैं कि वो खुद ब खुद प्रजनन करके, आपने सेल डिवीजन सुना होगा, तो सेल डिवीजन जो होता है यानी कोशिका विभाजन जो होता है, वो सिर्फ इसलिए हो पाता है क्योंकि कोशिकाओं के अंदर इस तरह की क्षमता होती है जिसमें कोशिकाएं स्वयं ही नया जो यूनिट है वो बना देते हैं। ठीक है, नहीं सेंट्रोसोम से नहीं बनता है सुमित, इसको अभी हम आगे देखेंगे कि कोशिकाएं कैसे विभाजित होंगी या सेंट्रोसोम का उसमें क्या महत्व है, इस पर भी मैं चर्चा करूंगा। लेकिन हाँ, यहां ध्यान रखेंगे कि कोशिकाएं जो है वो इस तरीके से दो कारणों से जानी जाएंगी। एक तो प्रत्येक कोशिका के चारों ओर एक अर्ध पारगम्य झिल्ली होगी, जिस झिल्ली की मदद से वो जो आवश्यक पोषक तत्व है उसको कोशिका के अंदर आने देते हैं, जो अपशिष्ट पदार्थ है उनको कोशिका से बाहर करते हैं, और इसके अलावा इनमें स्वप्रजनन की क्षमता होती है। देखिए, कोशिका को लेकर कुछ सामान्य चीजें जो हमें याद में रखनी है वो ये है कि कोशिका के साथ हमेशा एक नाम जुड़ता है,
और इस नाम को हम याद रखते हैं रॉबर्ट हुक, है ना, रॉबर्ट हुक के नाम के साथ। ठीक है, कोशिका शब्द जो है वो सबसे पहले किसने यूज किया था? कोशिका शब्द सबसे पहले यूज किया था रॉबर्ट हुक साहब ने 1665 ईस्वी में, 1665 में रॉबर्ट हुक साहब ने सबसे पहले क्या किया था? कोशिका शब्द का इस्तेमाल किया था। या फिर आप कह सकते हैं कि उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट के दौरान कुछ ऐसी चीज देखी जिससे उन्होंने यह अंदाजा लगाया कि जो भी जीव या जो भी इस तरीके के सजीव इतने बड़े शरीर के साथ दिखाई देते हैं, उनके शरीर भी छोटे छोटे यूनिट से बने होते हैं और इन यूनिट्स को सेल कहा जा सकता है। ठीक है, ठीक है जी सुमित, मृत कोशिका। तो रॉबर्ट हुक जो थे वो एक फिजिसिस्ट थे, एक भौतिक विज्ञानी थे। अपने लैब में बैठे हुए जो कॉर्क, जो लगभग बहुत हल्की लकड़ी के नुमा जो है वो ढक्कन लगाने के काम में आता है, उस कॉर्क का क्या कर रहे थे? इस तरीके से जो है वो स्लाइस काट रहे थे। कई बार होता है ना कि हम कुछ सोचते रहते हैं और इस तरीके से जो है वो कुछ कर रहे होते हैं। तो उसी दौरान एक्सीडेंटली क्या हुआ कि रॉबर्ट हुक से एक ऐसा स्लाइस कट गया उस कॉर्क का जो कि काफी महीन था। ये एक्सीडेंटली ही हुआ था कि वो काफी महीन स्लाइस जो है वो उनसे कट गया। जब उन्होंने देखा तो स्लाइस को इस तरीके से देखा रोशनी में, और फिर उन्हें लगा कि स्लाइस को जो कि इतना महीन कटा है, क्यों ना हम माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर देखें कि ये स्लाइस दिखता कैसा है। जब उन्होंने माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर उसे देखा तो उन्होंने पाया कि कई सारे ऐसे छोटे छोटे समान कंपार्टमेंट्स, है ना, समान जो है वो हिस्से दिखाई दे रहे हैं। तो उन्हें यह ज्ञात हुआ कि जिस कॉर्क के इस स्लाइस को हम पूरा एक टुकड़ा मान रहे थे, या इसको मान रहे थे कि ये पूरी तरीके से एक संपूर्ण हिस्सा है, ये संपूर्ण हिस्सा भी कई छोटे छोटे भागों से मिलकर बना है। और तब उन्होंने उस कंपार्टमेंट्स के लिए क्या नाम दिया? सेल नाम दिया। ठीक है, तो यहां पर दो चीजें लिखनी है। 1665 ईस्वी में, देखिए ईयर इतना याद रखना आवश्यक नहीं है, ठीक है, इसलिए बहुत ज्यादा इस पर आप स्ट्रेस मत दीजिएगा, इस पर स्ट्रेस मत दीजिएगा कि किस ईयर में क्या हुआ। ठीक है, लेकिन फिर भी चूंकि जो छोटी छोटी चीजें हैं वो जो मुझे याद आ रही है वो मैं बताता चलूंगा आपको। 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम कोशिका शब्द का प्रयोग किया। रॉबर्ट हुक ने जिन चीज को देखकर कोशिका शब्द का प्रयोग किया, वास्तविकता में रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका का अवलोकन किया था। उन्होंने जो देखा था वो क्या था? मृत कोशिका थी। ठीक है, तो जीवित कोशिका किसने देखा था? एवी ल्यूवेनहॉक ने सर्वप्रथम जीवित कोशिका को देखा था। तो इन्होंने बैक्टीरियल सेल देखा था। एवी ल्यूवेनहॉक ने क्या देखा था? बैक्टीरिया की कोशिका देखी थी, बैक्टीरिया का सेल देखा था। और इन्होंने सबसे पहले बताया कि जो जीव होता है वो यूनिसेलुलर भी हो सकता है, वो एक कोशिकीय भी हो सकता है, और उसकी पूरी एक कोशिका से उसकी जितनी भी शारीरिक प्रक्रियाएं हैं वो सारी शारीरिक प्रक्रियाएं हो सकती हैं। ठीक है, इसमें एक नाम और याद रखना है। 1838-39 के दौरान दो वैज्ञानिक श्वान और स्लाइडेन ने
एक सिद्धांत दिया जो कि कोशिका से संबंधित है, इसको हमें याद रखना है, कोशिका सिद्धांत। 1838-39 में श्वान एवं स्लाइडेन, श्वान एवं स्लाइडेन ने कोशिका सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत यानी सेल थ्योरी जिसको आप बोलते हैं, सेल थ्योरी का प्रतिपादन किया। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ठीक है, किसने प्रतिपादन किया कोशिका सिद्धांत का? श्वान और स्लाइडेन ने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया, ये ध्यान में रखेंगे। जी अनुज, मैं समझ नहीं पा रहा हूं आप क्या कह रहे हैं, प्रश्न में अब मैं आपका समझ नहीं पाया। प्लांट और एनिमल सेल से क्या बने हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं आप क्या पूछ रहे हैं। ओके, तब तक आइए, मैं कुछ चीजें, जब तक अनुज का सवाल आता है मैं आपको कुछ चीजें और बता देता हूं। ठीक, एक तो ये मैंने बताया आपको कि 1665 में रॉबर्ट हुक ने ये काम किया, एवे ल्यूवेनहॉक का नाम लिया, श्वान और स्लाइडेन का नाम लिया। श्वान और स्लाइडेन ने सेल थ्योरी में कहा क्या? उन्होंने सबसे पहले तो ये बताया सेल थ्योरी में कि जो सेल है वही यूनिट ऑफ लाइफ है, या यूनिट ऑफ बॉडी है, ये आप कह सकते हैं यूनिट ऑफ लिविंग बीइंग है। ठीक है, किसी भी जीवधारी के शरीर की इकाई जो है वो कोशिका है। उन्होंने सेल थ्योरी में ये पहली चीज कही। दूसरी चीज उन्होंने ये बताई कि सेल जो है, कोशिका जो है, ये स्वप्रजनन की क्षमता रखते हैं, यानी इनमें सेल्फ रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी होती है, कैपेबिलिटी होती है। ये अपनी ही तरीके की एक दूसरी कोशिका बना पाने में सक्षम होते हैं। ये अपने ही तरीके की एक दूसरी कक्षा जो है वो अच्छा अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाँ, उन्होंने कहा था, वही मैं बता रहा था कि जितने भी है पादप और क्या कहते हैं, पादप और जंतु जो है, ये सभी कोशिकाओं से निर्मित है, और कोशिका ही बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। आइए चलते हैं। ठीक है, इसके बाद अब यहां पर हम देखेंगे, मैंने दो चीजें जो कि आपको ऐसे याद रखनी है। एक तो याद रखनी है कि मानव शरीर जो है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, ठीक है, वो क्या है? तंत्रिका तंत्र की कोशिका, तंत्रिका तंत्र की कोशिका। इस तंत्रिका तंत्र की कोशिका को क्या बोलते हैं? न्यूरॉन कहते हैं। इस तंत्रिका तंत्र की कोशिका को न्यूरॉन कहते हैं। वो न्यूरॉन जो है वो सबसे बड़ी कोशिका है। न्यूरॉन क्या है? सबसे बड़ी कोशिका है। इसके अलावा पृथ्वी पर अगर आप देखेंगे तो जो सबसे बड़ी कोशिका और सबसे भारी कोशिका जो है वो क्या होता है? एग, यानी कि अंडा। किसका? ऑस्ट्रिच। ठीक है, शुतुरमुर्ग का अंडा, शुतुरमुर्ग यानी कि ऑस्ट्रिच जो है, इसका अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा क्या होता है?
सबसे भारी और सबसे भारी और सबसे बड़ा अंडा होता है, बड़ी कोशिका होता है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें भी ध्यान में रखेंगे। हाँ, लंबी कोशिका भी बोल सकते हैं, जो कि लगभग 1 मीटर लंबी भी हो सकती है। एक न्यूरॉन की जो कोशिका होती है वो लगभग 1 मीटर लंबी भी हो सकती है। जरा 1 मिनट का बस समय दे दे, थोड़ा मेडिसिन खा लेता हूँ। ठीक है जी, शुतुरमुर्ग के अंडे का जो व्यास है, देखिए इस तरीके के प्रश्न तो पूछते नहीं है, आप यहां पर पूछ रहे हैं, फिर भी इसका व्यास जो है वो कुछ सेंटीमीटर में होगा, लगभग 15 सेंटीमीटर के आसपास जो है वो इसका व्यास देखने को मिलता है। अब देखिए, सबसे छोटी कोशिका को लेकर आप दो चीजें याद रखेंगे। एक तो मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन है, और जैसे हमने बताया कि शुतुरमुर्ग का अंडा जो है वो सबसे बड़ा अंडा है, उसी तरीके से सबसे बड़ी कोशिका है शुतुरमुर्ग का अंडा, सबसे बड़ी कोशिका है। उसी तरीके से सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, दो चीजें जो है वो हमें याद रखनी है। तो आइए सब दोनों चीजें हम एक साथ कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम ये कहेंगे जी, न्यूरॉन बहुत महीन होता है, और इसीलिए आप ध्यान रखें कि जब डॉक्टर जो कि खासतौर से जो है वो न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं और न्यूरोसर्जन होते हैं, तो वो निश्चित रूप से इस चीज को देख सकते हैं, न्यूरॉन की कोशिकाओं को देख सकते हैं, और वहां ऑपरेशन करते समय, सर्जरी करते समय वो उसका भी उपचार कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं इस पर, और यहां पर हम बात करते हैं सबसे छोटी कोशिका की, माइकोप्लाज्मा की कोशिका, सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका होती है। माइकोप्लाज्मा की कोशिका जो है वो सबसे छोटी कोशिका होगी। माइकोप्लाज्मा जो है वो ये एक बैक्टीरिया है। ये क्या है? ये एक पैरासिटिक बैक्टीरिया है, ये एक परजीवी बैक्टीरिया है। माइकोप्लाज्मा एक परजीवी बैक्टीरिया है, याद रखेंगे। माइकोप्लाज्मा एक परजीवी बैक्टीरिया है, परजीवी
बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु, ठीक है, परजीवी बैक्टीरिया है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज, मनुष्य के शरीर में, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी कोशिका, क्या होती है? मनुष्य के शरीर की सबसे जो छोटी कोशिका है वो है अंडा। भाई, अगर हम बोल रहे हैं कि अंडा ना, अंडा कोई जीव नहीं है, हम कोशिका की बात कर रहे हैं, ध्यान रखेंगे। मैंने कल भी इस चीज की चर्चा की थी कि जो ओवम होता है या जो एग होता है वो पूरा जीव थोड़ी है, वो पूरा जीव नहीं है, वो एक प्रकार की कोशिका है, एक प्रकार की कोशिका है। और सामान्यतः ये जो बड़े जंतु होते हैं या फिर पक्षी होते हैं या फिर जो दूसरे अन्य जीव हैं जिनमें लैंगिक प्रजनन होता है, वहां पर ये अंडा यानी ये जो कोशिका है वो एक तरीके का फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट जो है वो बनाता है। ठीक है, चलिए, मनुष्य के सबसे शरीर की जो सबसे छोटी कोशिका है वो क्या है? स्पर्म। जिसको आप हिंदी में शुक्राणु कहते हैं। शुक्राणु जो है ये सबसे छोटी कोशिका है। ठीक है, शुक्राणु जो है ये लगभग लगभग आप कह सकते हैं 4 माइक्रोमीटर के साइज, 4 माइक्रोमीटर इसका साइज होता है। किसका? शुक्राणु का। जबकि अंडे की बात अगर करेंगे, मनुष्य के शरीर में जो ओवम होता है यानी जो फीमेल से ओवम आता है, दैट ओवम हैज अ साइज ऑफ अबाउट 20 माइक्रोमीटर। तो 4 माइक्रोमीटर का क्या होता है? शुक्राणु यानी कि स्पर्म होता है, और 20 माइक्रोमीटर का क्या है? ओवम होता है। ठीक है, ओवम यानी कि अंडज जो होता है वो आपको देखने को मिलता है। ठीक है, ये तो हम बात कर रहे थे बड़ी कोशिका छोटी कोशिका वगैरह की, लेकिन कल ही मैंने आपको बताया था कि जो कोशिकाएं होती हैं, जो कोशिकाएं होती है वो 2 प्रकार की होती हैं। कोशिकाएं 2 प्रकार की होती हैं। तो इनमें आप याद रखेंगे कौन सी 2 प्रकार की कोशिकाएं हैं। कोशिकाओं के 2 प्रकार, 2 प्रकार, ये किस आधार पर? केंद्रक की उपस्थिति के आधार पर, केंद्रक की उपस्थिति के आधार पर। यानी मुख्य रूप से जो है वो केंद्रक की उपस्थिति को आधार बनाया गया। हालांकि इसमें कई और भी अंतर मिलेंगे आपको, वो अभी आप लिखेंगे। तो एक तो आपको बताया था प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका, और एक बताया था आपको यूकैरियोटिक कोशिका। एक क्या बताया था? यूकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, एक प्रोकैरियोटिक कोशिका बताया और एक यूकैरियोटिक कोशिका बताया। सेरेबेलम जो है वो हमारे तंत्रिका तंत्र यानी हमारे ब्रेन का एक हिस्सा है, एक ऐसा पार्ट है जो हमारे बॉडी को बैलेंस रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ना? बॉडी को बैलेंस रखने या उसको संतुलित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वो सेरेबेलम है, मनुष्य के ब्रेन यानी कि मस्तिष्क का हिस्सा है। ठीक है, हम बात करेंगे जब तंत्रिका तंत्र पर बात करेंगे तो वहां पर मैं सेरेबेलम, है ना, सेरेब्रम, इन सारी चीजों पर बात करूंगा। लेकिन अभी फिलहाल हम जिस चैप्टर में वहां पर बात करें, तो अभी आप यहां पर क्या लिखेंगे? अपने कॉपी में जहां पर आप नोट डाउन कर रहे होंगे वहां 2 कॉलम बनाएंगे और उससे ऊपर लिख ले आप प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर। प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, कैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक, एवं यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर, कोशिकाओं में अंतर।
ध्यान से सुनेंगे और लिखते चलेंगे। मैं एक एक जो भी एक सेंटेंस है उसको 2 बार रिपीट करूंगा, 2 बार रिपीट करूंगा। पैरामीशियम जो है वो प्रोटोजोआ वर्ग का एक प्राणी है, एक कोशिकीय जीव होता है और आकार में, शेप में चप्पल के समान दिखने वाला होता है। जिस तरीके से हमारे चप्पल होते हैं उसी तरीके का उसका ऐसे शेप आता है। ठीक है, चलिए, तो मैं ये बोल रहा था, मैं जो भी सेंटेंस यहां पर अभी अंतर में बोलूंगा वो 2 बार बोलूंगा, आप ध्यान से सुनेंगे और उसको लिखेंगे। बार बार यहां पर कमेंट में रिपीट करने के लिए नहीं बोलेंगे क्योंकि इससे और डिले होगा। ठीक है, चलिए, तो 2 कॉलम बना लिया। एक कॉलम बनाएंगे हम प्रोकैरियोटिक के लिए इस तरफ और दूसरी तरफ यूकैरियोटिक के लिए। सबसे पहले प्रोकैरियोटिक वाले में पहला अंतर लिखेंगे। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक कला, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक कला, जी मुस्कान बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक कला तथा केंद्रक एवं सुविकसित कोशिकांगों का, एवं सुविकसित कोशिकांगों का अभाव होता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक कला, केंद्रक एवं सुविकसित कोशिकांगों का अभाव होता है। एवं सुविकसित कोशिकांगों का अभाव होता है। ठीक है, यूकैरियोटिक में लिखेंगे। यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक कला, केंद्रक एवं पूर्ण विकसित कोशिकांग पाए जाते हैं। केंद्रक कला, केंद्रक एवं पूर्ण विकसित कोशिकांग पाए जाते हैं। रिपीट कर रहा हूं, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक कला, केंद्रक एवं पूर्ण विकसित कोशिकांग पाए जाते हैं। पूर्ण विकसित कोशिकांग पाए जाते हैं। अब प्रोकैरियोटिक में दूसरा पॉइंट लिखेंगे। रचना के आधार पर ये कोशिकाएं, रचना के आधार पर ये कोशिकाएं, रचना के आधार पर ये कोशिकाएं आद्य कोशिकाएं कही जाती हैं। ये कोशिकाएं आद्य कोशिकाएं कही जाती हैं। रचना के आधार पर ये कोशिकाएं आद्य कोशिकाएं यानी प्रिमिटिव सेल्स कहे जाते हैं। यूकैरियोटिक में लिखे, रचना के आधार पर इन्हें, रचना के आधार पर इन्हें पूर्ण विकसित कोशिका कहा जाता है। रचना के आधार पर इन्हें पूर्ण विकसित कोशिका कहा जाता है।
फुली डेवलप्ड। ठीक है, तीसरा पॉइंट लिखें, इनमें इनमें केंद्रक झिल्ली न होने के कारण, केंद्रक झिल्ली न होने के कारण केंद्रक पदार्थ यानी न्यूक्लियर मटेरियल जिसको बोलेंगे, केंद्रक पदार्थ कोशिका द्रव्य में कोशिका द्रव्य में बिखरे होते हैं। इनमें, अब यूकैरियोटिक में लिखेंगे, इनमें केंद्रक पदार्थ, इनमें केंद्रक पदार्थ केंद्रक के अंदर पाए जाते हैं। देखिए, केंद्रक पदार्थों के अंतर्गत क्या आएंगे, जैसे आप पढ़ते हैं डीएनए, या जैसे आप पढ़ते हैं आरएनए, जैसे आप पढ़ते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म यानी कि केंद्रक द्रव्य, जैसे कि आप पढ़ते हैं क्रोमैटिन जालिका, है ना, गुणसूत्र वगैरह। तो ये सारी चीजें जो है वो कहाँ मिलती हैं, केंद्रक के अंदर मिलती हैं, जो पूर्ण विकसित या यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, इनमें ऐसा कुछ नहीं होता। कोशिकाओं के अंदर हमारे देखेंगे तो राइबोसोम नाम का एक पदार्थ होता है या कोशिकांग होता है, जिसका कार्य होता है प्रोटीन को बनाना, है ना। प्रोटीन निर्माण का जो केंद्र है कोशिका के अंदर, प्रोटीन निर्माण का जो केंद्र है उसे हम बोलते हैं राइबोसोम, है ना। उसे क्या बोलते हैं, राइबोसोम बोलते हैं। और ये जो राइबोसोम है वो दो प्रकार के होते हैं। अब ये दो प्रकार, हम चूंकि सेल साइंस पूरा नहीं पढ़ रहे हैं इसलिए बहुत ज्यादा उस तरह की चीजें नहीं याद रखें, लेकिन दो प्रकार का जो होता है वो उनके साइज और सेडिमेंटेशन रेट के हिसाब से होता है। तो आपको याद रखना है कि इसमें प्रोकैरियोटिक वाले में लिखें चौथा पॉइंट, इनमें 70s प्रकार का 70s प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। 70s प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। 70s प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। और इसमें लिखेंगे 80s प्रकार का, 80, है ना, 80s प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। 80s प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। एट्टी एस प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। ठीक है, तो राइबोसोम के बेसिस पर फर्क कर लिया जी सुमित, बिल्कुल सही है। ठीक, अभी आप देखिए एक पांचवी और महत्वपूर्ण चीज भी आपको यहां पर नोट करनी है कि इसमें इसमें एक खास प्रकार का प्रोटीन होता है, जिस प्रोटीन का यूज हम करते हैं गुणसूत्रों के निर्माण में, यानी क्रोमोसोम के निर्माण में। देखिए, क्रोमोसोम के निर्माण में डीएनए, आरएनए और इसके अलावा एक विशेष प्रकार के प्रोटीन का वहां यहां पर यूज होता है, जिसको हम हिस्टोन प्रोटीन बोलते हैं। तो वो हिस्टोन प्रोटीन यहां पर प्रोकैरियोटिक में नहीं मिलता और यूकैरियोटिक में मिलता। तो आपको इस प्रोटीन का नाम सिर्फ लिखना है, ठीक है। हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता। हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है।
ठीक है, और इसमें लिख लीजिए हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, उसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं मिलता, इसमें हिस्टोन प्रोटीन जो है वो मिलेगा। ठीक है, कुछ उदाहरण लिख लेते हैं हम लोग, जिससे हमें ये पता चल पाए कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंतर्गत कौन कौन से आएंगे। तो इसमें लिखे प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में लिखे लिखे सभी प्रकार के बैक्टीरिया, सभी प्रकार के बैक्टीरिया, सभी प्रकार के बैक्टीरिया, ठीक। नील हरित शैवाल या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी जिनको बोलेंगे, नील हरित शैवाल या ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल या ब्लू ग्रीन एल्गी, पीपीएलओ, एक लिखेंगे पीपीएलओ, पीपीएलओ का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। पीपीएलओ क्या होता है? प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, पीपीएलओ। ठीक है, इसके अलावा लिख ले रिकेट्सिया, रिकेट्सिया, पीछे आपने लिखा था माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा। ठीक है, एटसेट्रा। अच्छा, हाँ यहाँ छोटा हो गया है थोड़ा, सॉरी, वो दो पार्ट में कर दिए ना मैंने, मैं फिर से यहां पर लिख देता हूं प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ये जो पी पी एल ओ लिखा है, इसको लिखेंगे आप प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जब हम उदाहरण लिखेंगे तो इसमें ध्यान रखेंगे, इसमें हमें लिखना है नील हरित शैवाल को छोड़कर अन्य सभी शैवाल, नील हरित शैवाल को छोड़कर अन्य सभी शैवाल, नील हरित शैवाल को छोड़कर अन्य सभी शैवाल एल्गी, है ना, एवं सभी सभी विकसित जंतु एवं पादप, सभी विकसित जंतु एवं पादप कोशिकाएं।
नहीं, हिस्टोन प्रोटीन जो है भावना, ये क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र के निर्माण में सहायक होती है, क्रोमोसोम के निर्माण में सहायक है। प्रिमिटिव का मतलब हो गया जो एकदम शुरुआती कोशिकाएं होंगी, है ना, प्रिमिटिव, प्रारंभिक, जिसको आप बोल सकते हैं, आद्य बोल सकते हैं, जिनके निर्माण को लेकर हमारे पास कोई बहुत ज्यादा ज्ञात एविडेंसेस यानी कि जो प्रमाण है वो नहीं है हमारे पास। हम सिर्फ अंदाजा लगा पा रहे हैं, जैसे एआई ओपेरिन ने जो है जो चीजें बताई और उसके बाद जो है वो मिलर ने जो है इस पर खोज की, तो हम उस आधार पर ये कह सकते हैं कि ऐसी कोशिकाएं बनी होंगी, तो इनको प्रिमिटिव बोलते हैं। ठीक है, चूंकि ये विकसित नहीं होती, चूंकि ये विकसित नहीं होती, इसलिए जो है ना, हाँ प्राचीन भी कह सकते, इसलिए जो है वो होंगे। यहां यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जो एग्जाम्पल दे रहे थे वो आप लिख लेंगे, एग्जाम्पल लिख रहे थे वो आप देख लेंगे। एग्जाम्पल में हम लिखेंगे नील हरित शैवाल को छोड़कर अन्य सभी शैवाल, नील हरित शैवाल को छोड़कर अन्य सभी शैवाल एवं सभी पूर्ण विकसित जंतु एवं वनस्पति कोशिकाएं, सभी पूर्ण विकसित जंतु एवं वनस्पति कोशिकाएं, नील हरित शैवाल को छोड़कर सभी शैवाल एवं सभी पूर्ण विकसित जंतु एवं वनस्पति कोशिकाएं। प्रोबायोटिक्स जो होते हैं, प्रोबायोटिक्स ऐसे आप कह सकते हैं कि सब्सटेंसेस या पदार्थ होते हैं जो कि कुछ जीवित प्राणियों के उत्पन्न होने में सहायक होते हैं, या कुछ जीवित प्राणियों को उत्पन्न करने में सहायक होते हैं, या उनमें ऐसे कुछ जीवित प्राणी पाए जाते हैं। सामान्य रूप से जैसे आप कहते हैं प्रोबायोटिक्स में आजकल आप जो वो देखते हैं छोटी छोटी शीशियों में आते हैं, याकूत का जो ड्रिंक होता है ना, आपने देखा होगा, याकूत है, या फिर हम लोग दिल्ली में रहते हैं तो वहां पर मदर डेयरी का इतने बड़े बड़े शीशी में जो है वो प्रोबायोटिक आता है, जो ऐसा उसका जो ड्रिंक होता है वो लगभग लगता है कि जैसे घुला हुआ दही है ना, लेकिन उसमें क्या होता है कि सामान्य रूप से बैक्टीरिया होते हैं, उनमें क्या होता है, बैक्टीरिया होते हैं। कैसे बैक्टीरिया? जो हमारे गट के लिए फ्रेंडली हो, जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए फ्रेंडली हो, ऐसे बैक्टीरिया होते हैं। और इस तरीके का ड्रिंक पीने से हमारी जो पाचन क्षमता है वो इन बैक्टीरिया के जाने से वो अच्छी रहती है, तो शरीर जो है वो बहुत अच्छे से पच भी जाता है। ठीक है, तो इसमें लिखा हमने सभी प्रकार के पूर्ण विकसित जंतु एवं वनस्पति कोशिकाएं तथा कवक की कोशिकाएं, तथा कवक की कोशिकाएं, कवक यानी फंगस। तो कल भी मैंने आपको बताया था कि आप अगर मोनेरा जगत के प्राणियों को छोड़ दे तो प्रोटिस्टा से सब के सब क्या है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंतर्गत ही आते हैं, है ना, यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, एक छोटी सी चीज जो यहां पर आपको और लिखनी है, अंतर वाले में लिख लीजिए, अभी याद दिलाया है किसी ने, अनुज ने याद दिलाया, तो वो मैं बता देता हूं आपको। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं वाले में लिख रहे हैं कि इनमें एक क्रोमोसोम पाया जाता है, एक गुणसूत्र पाया जाता है। गुणसूत्र दोनों में होते हैं लेकिन इनमें सिर्फ एक गुणसूत्र होता है, नंबर। और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में गुणसूत्र अनेक संख्या में या एक से ज्यादा संख्या में और सामान्यतः जोड़ों में यानी कि पेयर्स में पाए जाते हैं, है ना, पेयर्स में पाए जाते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में क्रोमोसोम एक पाया जाता है। ठीक है, एक गुणसूत्र होता है, मैं यहां पर लिख भी देता हूं, छठे पॉइंट के रूप में लिख देता हूं। ठीक है, एक गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम पाया जाता है। ठीक, और यहां पर एक से अधिक गुणसूत्र,
पाया जाता है। अब ये एक से अधिक गुणसूत्र जो है वो मैंने बताया, वो आप चाहे तो नीचे नोट कर सकते हैं कि ये जो है वो, ये क्या है, एक से अधिक गुणसूत्र ये सामान्यतः जोड़ों में पाए जाते हैं, पेयर्स में। जैसे मनुष्य में हम गुणसूत्रों की संख्या बोलते हैं तो बोलते हैं कि 46 है, यानी 23 जोड़े इनको बोलते हैं, 23 जोड़े। ऐसे ही अलग अलग इवन पौधों में भी आप देखेंगे तो गुणसूत्र जो है वहां पेयर्स में आपको मिलेंगे, है ना, संख्या जो है उनकी पेयर्स में मिलेगी। ठीक है। पीपीएलओ जो है वो एक प्रकार के बैक्टीरिया है, पीपीएलओ जो है एक प्रकार के बैक्टीरिया ही है, और इनको जो है जो निमोनिया का बैक्टीरिया होता है ना, उससे थोड़ा छोटा लेकिन उसी की तरह दिखने वाला बैक्टीरिया होता है, इसलिए इसको बोलते हैं प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, पीपीएलओ बोलते हैं, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है। तो ये हमने बात कर ली प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं की। ये आप ध्यान रखेंगे, आज जितनी भी चीजें मैंने कराई आपको, ये रिवीजन में आप रखेंगे, याद करते चलेंगे, कोशिश करेंगे कि इनसे संबंधित जो भी प्रश्न आपको मिल रहे हैं वो प्रश्न आप सॉल्व कर पाए, वो प्रश्न आप जो है वो हल कर पाए, और कल की कक्षा में इससे आगे चलेंगे और इससे आगे की चीजों को पढ़ेंगे। ठीक है। धन्यवाद आप सभी लोगों का मेरे क्लास में जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।